नमस्कार। आज हम कह सकते हैं एक पहेली सुलझाने की कोशिश करेंगे। एक तरफ भारत ने पिछले दशक में दुनिया को चौंका दिया है। हमारे सामने जो आंकड़े हैं उनके मुताबिक करीब करीब 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया है। लेकिन दूसरी तरफ उसी देश में बिहार जैसा राज्य है जहां आज भी हर तीसरा इंसान गरीब है। ये एक ही कहानी के दो इतने अलग पहलू कैसे हो सकते हैं? आज हम इसी क्यों के इर्द गिर्द बात करेंगे। ये वाकई एक बहुत बड़ा विरोधाभास है और इसे समझने के लिए हमें सबसे पहले गरीबी को देखने का अपना नजरिया बदलना होगा। हम अक्सर गरीबी को सिर्फ आमदनी से जोड़कर देखते हैं कि कौन कितना कमाता है, लेकिन असलियत इससे कहीं ज्यादा जटिल है। हमारे स्रोत इसी जटिलता को समझने में मदद करते हैं, जिसे बहुआयामी गरीबी या मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी कहा जाता है। तो हम सिर्फ पैसे की बात नहीं कर रहे हैं, ये उससे कहीं आगे की चीज है। चलिए तो फिर यहीं से शुरू करते हैं। ये बहुआयामी गरीबी आखिर है क्या भला? सोचिए, किसी परिवार की आमदनी ठीक ठाक है, लेकिन उनके पास पीने का साफ पानी नहीं है, या घर में बिजली नहीं है, या उनके बच्चे स्कूल नहीं जा पाते। क्या आप उन्हें अमीर कहेंगे? शायद नहीं। बहुआयामी गरीबी सूचकांक यानी MPI इसी सोच पर आधारित है। ये आय से आगे बढ़कर जीवन की गुणवत्ता को देखता है। ठीक है, तो ये मापता क्या है? कौन से पैमाने हैं इसके? इसे मुख्य रूप से 3 बड़े हिस्सों में बांटा गया है: स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। ओके, स्वास्थ्य और शिक्षा। हाँ, स्वास्थ्य में हम देखते हैं कि क्या बच्चों का पोषण ठीक से हो रहा है और बाल मृत्यु दर कितनी है। शिक्षा में देखा जाता है कि परिवार में कोई स्कूल गया है या नहीं, और क्या बच्चे अभी स्कूल जा रहे हैं। और जीवन स्तर, इसमें तो काफी कुछ आता होगा। हाँ, जीवन स्तर वाला हिस्सा सबसे ज्यादा फैला हुआ है। इसमें 10 चीजें देखी जाती हैं, जैसे क्या घर में बिजली है, क्या खाना पकाने के लिए साफ ईंधन है, क्या पीने का साफ पानी उपलब्ध है, क्या घर में शौचालय है, घर की छत दीवारें कैसी हैं, क्या परिवार के पास कुछ बुनियादी संपत्ति है। जब कोई परिवार इन कई पैमानों पर एक साथ पिछड़ा हुआ होता है, तब उसे बहुआयामी रूप से गरीब माना जाता है। समझ गई। तो ये सिर्फ जेब में क्या है उसकी नहीं, बल्कि जिंदगी कैसी है उसकी एक पूरी तस्वीर है। और इसी पैमाने पर जब भारत को देखा गया तो नतीजे चौंकाने वाले थे। हमारे पास जो आंकड़े हैं वो बताते हैं कि 2013-14 में भारत की 29.17% आबादी इस दायरे में थी, और 2022-23 तक ये आंकड़ा घटकर सिर्फ 11.28% रह गया। अब इस प्रतिशत के पीछे छुपे असली नंबर पर गौर कीजिए। इसका मतलब है कि सिर्फ 9 सालों में 24.82 करोड़ लोग इस गरीबी से बाहर निकले। एक मिनट, 24.82 करोड़, ये तो ब्राजील की पूरी आबादी से भी ज्यादा है। 9 साल के अंदर इतने लोगों की जिंदगी में बुनियादी बदलाव आना ये कोई छोटी बात नहीं है। ये आंकड़ा सोचने पर मजबूर करता है कि राष्ट्रीय स्तर पर आखिर ऐसा क्या हुआ। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ी सफलता की कहानी है। लेकिन जैसा आपने शुरू में कहा था, यही आंकड़े एक दूसरी ज्यादा मुश्किल कहानी भी बताते हैं। जब हम राष्ट्रीय औसत से हटकर राज्यों को देखते हैं, खासकर बिहार को, बिहार को, तो तस्वीर एकदम बदल जाती है। जहां देश का औसत 11.28% है, वहीं बिहार का आंकड़ा 33.76% है। 3 गुना ज्यादा। देश में जहां हर 10 में से एक व्यक्ति बहुआयामी गरीब है, वहीं बिहार में हर 3 में से एक। यहीं पर हमारी पहेली और गहरी हो जाती है। आखिर बिहार में ऐसा क्या है जो उसे पीछे खींच रहा है? इन रिपोर्ट्स में इसके कारणों पर जरूर बात हुई होगी। हाँ, और कारण एक नहीं बल्कि कई हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा कारण है राज्य की आर्थिक संरचना। बिहार की अर्थव्यवस्था आज भी मुख्य रूप से कृषि पर टिकी हुई है। जब किसी जगह पर उद्योग धंधे नहीं होते तो अच्छी तनख्वाह वाली नौकरियां भी नहीं होती। खेती से होने वाली आमदनी सीमित और अक्सर मौसम पर निर्भर होती है। अगर मॉनसून अच्छा नहीं रहा तो लाखों परिवारों की आमदनी पर सीधा असर। और उद्योगों की कमी का मतलब है कि युवाओं के पास खेती के अलावा ज्यादा विकल्प भी नहीं है। सही बात। इसके साथ जुड़ता है दूसरा बड़ा कारण, ऐतिहासिक और सामाजिक असमानताएं। हमारे स्रोत साफ तौर पर जाति आधारित भेदभाव और लैंगिक असमानता का जिक्र करते हैं। ये सिर्फ सामाजिक मुद्दे नहीं हैं, इनके गहरे आर्थिक परिणाम होते हैं। जब समाज के एक बड़े हिस्से को, चाहे वो दलित हों, पिछड़े वर्ग हों या महिलाओं हों, मौकों से दूर रखा जाता है तो आप उनकी पूरी क्षमता को बर्बाद कर रहे होते हैं। और ये शायद एक ऐसी अदृश्य दीवार बना देता है जिसे तोड़ना बहुत मुश्किल है। अगर किसी को अच्छी शिक्षा या स्वास्थ्य सुविधाएं ही ना मिले तो वो गरीबी के चक्र से बाहर कैसे निकलेगा? बिल्कुल, और इस चक्र को और मजबूत करता है तीसरा कारण, कमजोर बुनियादी ढांचा। आप सोचिए, गांव में अगर सड़क ठीक नहीं है तो किसान अपनी फसल शहर की मंडी तक कैसे ले जाएगा? अगर 24 घंटे बिजली नहीं है तो कोई छोटी फैक्ट्री कैसे चलेगी? अगर सिंचाई की सुविधा नहीं है तो खेती भगवान भरोसे ही रहेगी। बिजली वाला मुद्दा तो दिलचस्प है। एक रिपोर्ट में मैंने पढ़ा कि 2013-14 में भारत के 9% ग्रामीण घरों में बिजली नहीं थी। अब कनेक्शन तो पहुंच गए हैं, लेकिन सवाल सिर्फ कनेक्शन का नहीं है ना। भारत में प्रति व्यक्ति बिजली की खपत करीब 1255 kWh है, लेकिन बिहार जैसे राज्यों में यह औसत से काफी कम है। ये दिखाता है कि सिर्फ तार पहुंचाना काफी नहीं,
सस्ती और भरोसेमंद बिजली मिलना भी जरूरी है। और इन सब चुनौतियों के ऊपर एक और आफत है, प्राकृतिक आपदाएं। बिहार की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि यहाँ हर साल बाढ़ का खतरा बना रहता है। रिपोर्ट्स में 2008 की कोसी बाढ़ का उदाहरण है, जिसने 30 लाख से ज्यादा लोगों को बेघर कर दिया था। हर कुछ साल में आने वाली ऐसी बाढ़ लोगों की दशकों की मेहनत पर पानी फेर देती है। तो अगर हम इन सबको जोड़कर देखें, कृषि पर निर्भरता, सामाजिक असमानता, कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर और बार बार आने वाली आपदाएं, तो ये एक ऐसा जाल बन जाता है जिससे निकलना किसी भी परिवार के लिए लगभग नामुमकिन हो जाता है। ये सिर्फ आर्थिक झटका नहीं है, ये एक ऐसा चक्र है जो लोगों की पूरी जिंदगी पर असर डालता है। चलिए इसी असर की बात करते हैं। इसका सबसे गहरा घाव कहाँ लगता है? सबसे गहरा और लंबा घाव शिक्षा पर लगता है। जब परिवार के पास संसाधन कम होते हैं तो बच्चों की पढ़ाई सबसे पहली बलि चढ़ती है। स्कूल की फीस, किताबें, यूनिफॉर्म, ये सब एक बोझ बन जाते हैं। नतीजा ये होता है कि बच्चे या तो स्कूल ही नहीं जा पाते या फिर बीच में ही पढ़ाई छोड़ देते हैं। जो देश में सबसे कम में से एक थी, जबकि राष्ट्रीय औसत 74% था। ये जो 12% का फासला है, ये असल में अफसरों का फासला है। और ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चलता है। अशिक्षित माता पिता अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए संघर्ष करते हैं और फिर वो बच्चे बड़े होकर वही संघर्ष करते हैं। ये एक दुष्चक्र है जिसे तोड़ना बहुत मुश्किल है। शिक्षा के बाद दूसरा सबसे बड़ा असर स्वास्थ्य पर दिखता है, खासतौर पर बच्चों के पोषण पर। हाँ, कुपोषण वाला आंकड़ा तो वाकई डराने वाला है। NFHS 4 के डेटा के मुताबिक बिहार में 5 साल से कम उम्र के 48% बच्चे स्टंटेड यानी अविकसित हैं। इसका मतलब क्या है, थोड़ा आसान भाषा में समझाएंगे? इसका सीधा मतलब है कि उन बच्चों को उनकी उम्र के हिसाब से जरूरी पोषण नहीं मिला, जिससे उनका शारीरिक और मानसिक विकास रुक गया। उनकी लंबाई अपनी उम्र के बच्चों से कम रह गई। और ये सिर्फ कद का मामला नहीं है, कुपोषण बच्चे के दिमाग के विकास पर भी असर डालता है, जिससे उसकी सीखने समझने की क्षमता हमेशा के लिए कम हो सकती है। मतलब जो बच्चा बचपन में कुपोषित रह गया, उसकी भविष्य में अच्छी कमाई करने की क्षमता पर भी असर पड़ेगा। ये तो गरीबी के चक्र को सीमेंट करने जैसा है। बिल्कुल। इसके साथ ही साफ सफाई और स्वच्छ पानी की कमी से होने वाली बीमारियां भी हैं। जब लोग बार बार बीमार पड़ते हैं तो उनकी काम करने की क्षमता घटती है और इलाज का खर्च उन्हें और कर्ज में डुबो देता है। और तीसरा बड़ा असर है रोजगार पर। बिहार में औपचारिक यानी पक्की नौकरियों की भारी कमी है। तो लोग करते क्या हैं? ज्यादातर लोग अनौपचारिक क्षेत्र में काम करते हैं। दिहाड़ी मजदूरी, खेती में काम या शहरों में छोटा मोटा काम। इसे अल्प रोजगार भी कहते हैं। मतलब काम तो है, लेकिन ना तो वो पूरे साल मिलता है, ना ही उससे इतनी आमदनी होती है कि परिवार गरीबी से बाहर आ सकें। ये एक तरह का वर्किंग पुअर का जाल है, जहां लोग काम करने के बावजूद गरीब बने रहते हैं। तो ये तस्वीर तो काफी जटिल और गंभीर है। एक तरफ देश की शानदार प्रगति है और दूसरी तरफ बिहार का ये संघर्ष। सवाल उठता है कि इस जाल को तोड़ने के लिए किया क्या जा रहा है? जाहिर है सरकारें हाथ पर हाथ धरे तो नहीं बैठी होंगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। और अच्छी बात यह है कि इस बहुआयामी समस्या से निपटने के लिए एक बहुआयामी नजरिया ही अपनाया जा रहा है। राष्ट्रीय स्तर पर कई बड़ी योजनाएं हैं जिनका असर बिहार में भी दिख रहा है। मनरेगा यानी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। मनरेगा जो गांव में 100 दिन के काम की गारंटी देती है, ये एक तरह का सेफ्टी नेट है, खासकर उन महीनों में जब खेती का काम नहीं होता। रिपोर्ट्स बताती हैं कि कोविड लॉकडाउन के दौरान जब लाखों मजदूर बिहार लौटे थे, तब मनरेगा ने 1.2 करोड़ से ज्यादा परिवारों को सहारा दिया था। इसी तरह आवास के मोर्चे पर प्रधानमंत्री आवास योजना है, PMA, जो गरीबों को पक्का घर बनाने के लिए मदद देती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में बिहार में PMA के तहत 7 लाख घर बनाने का लक्ष्य था। एक पक्का घर सिर्फ छत नहीं होता, वो सुरक्षा, सम्मान और बेहतर स्वास्थ्य भी देता है। और स्वास्थ्य के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM और शिक्षा के लिए सर्व शिक्षा अभियान जैसे कार्यक्रम तो हैं ही। NHM का असर तो आंकड़ों में भी दिखता है। इन रिपोर्ट्स के अनुसार बिहार में शिशु मृत्यु दर में करीब 30% की गिरावट आई है, जो एक बड़ी कामयाबी है। ये तो कुछ बड़ी योजनाएं हो गईं, लेकिन अगर हम एक बड़ी रणनीति के तौर पर देखें तो बात सिर्फ योजनाओं तक सीमित नहीं है। अब इस बात पर जोर है कि एक ऐसा इकोसिस्टम बनाया जाए जहां विकास टिकाऊ हो। मतलब योजनाओं के अलावा और किन चीजों पर ध्यान दिया जा रहा है? सबसे पहले बुनियादी ढांचे को और मजबूत करने पर। सड़कें, बिजली और सिंचाई नेटवर्क को बेहतर बनाना पहली प्राथमिकता है। इससे न केवल लोगों की जिंदगी आसान होगी, बल्कि यह निवेश को भी आकर्षित करेगा। दूसरा, कौशल विकास। बिहार की बड़ी युवा आबादी को आज के बाजार के हिसाब से हुनर सिखाना, ताकि वो सिर्फ मजदूरी पर निर्भर ना रहें। कृषि के लिए भी कुछ सोचा गया होगा, क्योंकि वही तो अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। हाँ, टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देना एक और अहम हिस्सा है। इसमें नई तकनीक, बेहतर सिंचाई के तरीके और फसल विविधीकरण शामिल है, ताकि किसान सिर्फ धान गेहूं पर निर्भर ना रहें और उनकी आय बढ़े। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना इसी दिशा में काम कर रही है। इन सब में एक चीज जो मुझे बहुत दिलचस्प लग रही है, वो है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर मतलब DBT,
जैसी चीजों ने बिचौलियों को खत्म किया है और सरकारी मदद सीधे लोगों के खाते में पहुंच रही है। बिल्कुल। और हमें सामाजिक सुधारों को भी नहीं भूलना चाहिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी योजनाएं सिर्फ एक नारा नहीं है, ये एक आर्थिक रणनीति है। जब आप लड़कियों को पढ़ाती हैं तो आप सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं बल्कि एक पूरी पीढ़ी को गरीबी से बाहर निकलने का रास्ता दिखाती हैं। तो असल में ये एक बहुआयामी समस्या का एक बहुआयामी समाधान है। हर मोर्चे पर एक साथ काम करने की कोशिश हो रही है, आर्थिक, सामाजिक और ढांचागत। सही कहा। इसके लिए सरकार के अलग अलग विभागों, समाज और निजी क्षेत्र सबको मिलकर काम करने की जरूरत है। कोई एक जादू की छड़ी नहीं है जो इस समस्या को हल कर दे। तो आज हमने भारत और खासकर बिहार में गरीबी की इस पहेली को परत दर परत खोलने की कोशिश की। हमने देखा कि गरीबी सिर्फ पैसों की तंगी नहीं, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य और अवसरों की कमी का एक जटिल जाल है। हमने ये भी देखा कि जहां राष्ट्रीय स्तर पर भारत ने ऐतिहासिक सफलता हासिल की है, वहीं बिहार की चुनौतियां हमें जमीनी हकीकत की याद दिलाती हैं। इस पूरी बातचीत से एक बात तो साफ है, बदलाव संभव है। भारत की कहानी ये दिखाती है। लेकिन ये भी साफ है कि बिहार जैसे राज्यों के लिए अभी रास्ता लंबा है। इसके लिए एक लगातार और सबकी भागीदारी वाले प्रयास की जरूरत होगी। ये सिर्फ एक आर्थिक लक्ष्य नहीं है, ये सामाजिक न्याय और मानवीय गरिमा का सवाल है। और इस चर्चा को खत्म करते हुए एक सवाल मन में आता है। हमने केंद्र और राज्य सरकार की बड़ी योजनाओं और नीतियों की बात की, लेकिन जमीनी स्तर पर बदलाव लाने में स्थानीय समुदायों और पंचायतों की क्या भूमिका हो सकती है? ये सोचने वाली बात है कि कैसे इन सबसे छोटी लेकिन सबसे अहम प्रशासनिक इकाइयों को और ताकत दी जाए ताकि वो अपनी ज़रूरतों के हिसाब से विकास के काम कर सकें और ये सुनिश्चित कर सकें कि मदद सही मायने में आखिरी इंसान तक पहुंचे।